हाय दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज चलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से तीन नए कानून, तीन पुराने कानूनों की जगह पर तीन नए कानून लागू किए जा रहे हैं। और ये तीनों कानून हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसका पुराना नाम इंडियन पीनल कोड था। 1860 में आया था, वो लागू हुआ था। दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, पहले का क्या हमने बोला, संहिता। दूसरे का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था। और तीसरा कानून जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसका पुराना नाम CRPC था। इस बदलाव का जो कारण है, बदलाव करने के लिए बहुत सारे इस देश में कानून कमेटियां बनी थी, कमीशंस का रिकमेंडेशन था, कोर्ट्स का रिकमेंडेशन था। जैसे मालिमत कमेटी का नाम प्रोमिनेंटली इसमें आता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, वो आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के बहुत सारे रिकमेंडेशन रहे हैं बहुत सारे केसेस में कि इसको नए तरीके से बनाने की ज़रूरत है, नए तरीके से। क्योंकि ये कानून जो हैं मूल रूप से कॉलोनियल टाइम्स में बने थे। जो उपनिवेशवादी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उस समय बनाए गए थे, उनके पर्पज से बनाए गए थे, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे, ताकि उनका साम्राज्य अच्छे से स्थापित हो, भले ही लोगों का शोषण ही क्यों न हो। और निश्चित तौर पर यह एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि क्या हमें 1860 के आसपास, 1850 के आसपास के समय की औपनिवेशिक कॉलोनियल टाइम्स की जो ये कानून हैं, इनको उसी तरह लागू रखना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस को यहाँ के इंडियन कोर्ट्स ने संविधान की व्याख्या, इन कानूनों की व्याख्या के दौरान, केसेस को डिसाइडेड करने के दौरान बहुत सारे चेंजेज भी किए थे, बहुत सारे रिकमेंडेशन भी किए थे। इसमें बहुत सारी कमिटियां बनी जिसने रिकमेंडेशन दिया। लॉ कमीशन ने, मालिमत कमेटी ने। लेकिन हम इन चीज़ों पे अभी बात नहीं करने जा रहे हैं। इसका क्या कंसिक्वेंसेज होगा, क्या सही मायने में जिस रूप में कहा जा रहा है, जिस रूप में इसको प्रचारित किया जा रहा है, वो लागू होगा, हम इसमें नहीं जा रहे हैं। इस पे अलग से तीनों कानूनों के ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2-3 जो सवाल हैं वो काफ़ी अहम हैं, इसके बनाने को लेकर के, इसके जस्टिफिकेशन को लेकर के। तो सबसे पहले इसके बनाने के प्रोसीजर के ऊपर हम आते हैं। आप जानते हैं कि जब ये कानून 2023 में पास किए गए तो पार्लियामेंट के बहुत सारे मेंबर्स को बर्खास्त कर दिया गया था, सदन से बाहर कर दिया गया था। वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे थे। बहुत सारे विपक्षी दलों के नेताओं का यह मानना था कि इसको इतना जल्दी पास नहीं करना चाहिए था, इसको डिबेट और डिस्कशन और होना चाहिए था, सारे एमपी के विचार इस पे लेने चाहिए थे, इसको पार्लियामेंट के सिलेक्ट कमिटीज को भेजना चाहिए था, एक्सपर्ट कमिटी को भेजना चाहिए था, जिसपे बहुत डिटेल में चर्चा हो, उसके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स को देखा जाए, एक मुकम्मल बहस हो इस पर। लेकिन वो नहीं हुआ। जिस तरह से इसको पास किया गया, इस पर सबने इसकी आलोचना की। निश्चित तौर पर सरकारी पक्ष नहीं करेगा, निश्चित तौर पर विपक्ष ने किया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने किया। निश्चित तौर पर वे एक्सपर्ट्स नहीं करेंगे जो किसी खास विचारधारा से इसको सपोर्ट कर रहे थे। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनके लिए सारा चीज जस्टिफाइड था, क्योंकि सरकार ने, उनके विचारधारा की सरकार ने ऐसा किया। लेकिन क्या जिस भारतीय संसद के 146 मेंबर्स सदन से बाहर कर दिए गए, उनके अनुपस्थिति में
ये कानून पास कर देना क्या इसके क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता और लेजिटिमेसी को बढ़ाता है या घटाता है? अभी आज के ही अखबार में हम पढ़े कि पी चिदम्बरम, जो फॉर्मर होम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर रहे और लॉ के जाने माने जानकार हैं, उन्होंने कहा कि ये तीनों लॉ का जो ड्राफ्टिंग किया गया है वो पार्ट टाइमर्स ने किया, जो कानून की जानकारी नहीं रखते, जो किसी रूप में कानून के ड्राफ्टिंग में उनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है। और इसको हमारे देश के भारतीय माननीय उपराष्ट्रपति, जो कि चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि ये पार्लियामेंट, उस सदन का इंसल्ट है। हम नहीं मानते। आपको उस समय भी ये गारंटी रखनी चाहिए थी ना भाई, उपराष्ट्रपति महोदय, आपको ये भी तो गारंटी रखनी चाहिए थे ना कि उस पे बहस हो, सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। क्या आप ये नहीं कर सकते थे? आपके ऊपर भी सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी है कि आपके हाथ में था, आपको सरकार ने अपॉइंट किया, और आप इस बात से तो बच नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि आप उस पद पे हैं इसलिए आप इम्पार्शियल हैं, कि बहुत सारी चीजों में ये साफ साफ झलकता है कि आप सरकार के निर्देश पर काम करते हैं। तो ये तो नहीं कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है कि ये पार्लियामेंट का और ये राज्यसभा का इंसल्ट है। क्या ये इंसल्ट इस देश की जनता का नहीं है कि जो जन प्रतिनिधि चुने हुए हैं उनको आप बर्खास्त करके इस लॉ को पास करा दिए? ये किससे पूछा जाएगा? ये तो याद रखा जाएगा कि खुलेआम आप कहते हैं कि हम किस संगठन के आदमी हैं। आप ये भी आज तक नहीं कर पा रहे हैं कि हम ये कह पाए कि हम पार्टी और किसी विचारधारा से ऊपर उठ के इस देश के उपराष्ट्रपति हैं। आपकी पहचान है कि आप किस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। कैसे आपको माना जाए कि आप इम्पार्शियल हैं? ये माना जा सकता है पी चिदम्बरम है इस पार्टी के विपक्षी दल, विपक्षी कांग्रेस के एक नेता हैं, वो आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आप किस आधार पर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? दूसरी बात दोस्तों, ये जस्टिफिकेशन दिया गया कि हम इसका भारतीयकरण कर रहे हैं। ये कितना हल्का लॉजिक है। कितना परसेंट बदलाव हुआ है इसमें? कितना परसेंट बदलाव हुआ है? ये सरकार के प्रवक्ताओं को, सरकार को बताना चाहिए ना कि इन तीनों कानूनों में किन किन कानूनों का भारतीयकरण हुआ है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोर्ट का सिस्टम बदल गया? क्या कोर्ट का काम करने का तरीका बदल गया? क्या बदला है इससे? नाम बदल देने से क्या इसका भारतीयकरण का मतलब इतना संकीर्ण होता है क्या? भारतीयकरण का मतलब ये होता है क्या कि 2-4 सेक्शन में बदलाव कर दिए, 2-4 सेक्शन को हटा दिए, लेकिन उसका मूल स्वरूप और बनाए रखे, पुलिस को और पावर दे दिए, सेंटर के पावर को और बढ़ा दिए, राज्य के पावर को और बढ़ा दिए, नागरिकों के अधिकार को और घटा दिए? क्या यही भारतीयकरण की परिभाषा है? या इंडियन पीनल कोड, पीनल का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता था। क्या पीनल हटा देने से, न्याय संहिता बोल देने से, क्या न्याय का पूरा सिद्धांत उसमें समाहित हो गया? क्या उसका पर्पस हो गया उस कानून का कि खाली न्याय हम करेंगे, दंड नहीं देंगे? क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कह देने से नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी हो गई, या पहले गारंटी थी? ये दोनों सवाल है। पहले भी गारंटी नहीं थी, लेकिन ये कह देना कि हम नाम बदल दिए तो अब नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी हम दे रहे हैं, क्या ये पचने वाली बात है क्या? उल्टे आप पुलिस के पावर को बढ़ा दिए, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी को आपने बढ़ा दिया, डिस्क्रिशन को बढ़ा दिया पुलिस के, उसके हाथ में और ज्यादा पावर आ गया। आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जो डिफाइन किया है वो अपने आप में एम्बिगुअस है।
अब एक तरफ ये देख रहा है कि शुरू में जो आपके आपराधिक कानून थे उसमें जेल जो था वो रूल था, जेल जो था एक्सेप्शन था और बेल रूल था, उसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं। कुछ कुछ केसेज में, ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेज में आप बर्डन ऑफ प्रूफ सीधे अक्यूज पर डाल रहे हैं। तो क्या ये नागरिकों की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं आप? निश्चित तौर पर कुछ बातों को आप कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, जैसे कम्युनिटी सर्विस का एक कंसेप्ट लाया गया, रिफॉर्मेटिव जस्टिस के बारे में बात करी गई है। लेकिन ये जो यहाँ वहाँ जो प्रोविजंस हैं, इनके आधार पर ये पूरी तरह से ये कह देना कि अब ये भारतीय सीआरपीसी जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया और इस वजह से अब नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होगी, क्या ये आपको थोड़ा सा भी कन्विंसिंग लगता है? क्या कन्विंस कर रहा है क्या आपके रीजन को, फैकल्टी ऑफ रीजन को, कि नाम बदल देने से अब जो सरकार के सपोर्टर है कह रहे हैं कि नाम बदल देने से क्या दिक्कत है, बाकी प्रोविजन तो सब इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। अरे भाई, जब नाम ही बदलने में इतना वो नहीं था तो आप नाम बदल के इतना क्यों खुश हो रहे हैं? ये तो सर्कुलर लॉजिक है ना, कि नाम बदलने से क्या हो जाता है, भारतीय न्याय हम कर दिए तो साउथ वालों को क्यों दिक्कत है? तो भाई नॉर्थ वालों को क्यों दिक्कत है अगर वो इंग्लिश में रहता तो? और क्या नाम बदल देने से आपके इन कानूनों के 80% प्रोविजन को जस के तस रख देने से भारत डीकोलोनाइज हो गया क्या? डीकोलोनाइजेशन की बात कही जा रही है कि अब भारत का ये कानून बदल देने से भारत पूरी तरह से डीकोलोनाइज हो गया। मतलब जो उपनिवेशवाद का तत्व था भारतीय कानून में वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब पूरा कानून उठा के देखिए तो संविधान का आधार कौन सा कानून है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। निश्चित तौर पर जो अभी की सरकार सत्ता में वो संविधान बदलना चाहती थी, लेकिन लोगों ने अपने मैंडेट में दिखा दिया कि वो संविधान नहीं बदलना चाहते हैं। आपका कानून का इतिहास, भारतीय संसदीय परंपरा का इतिहास सब कॉलोनियल है, हटा दीजिए उसको भी। ये तीनों कानून बदल देने से भारत गैर उपनिवेशवादी हो गया, डीकोलोनाइज हो गया। क्या ये तीन कानूनों में कुछ बदलाव, सेलेक्टिव चेंजेज की कर देने से क्या उपनिवेशवाद के तत्व खत्म हो गए? ब्यूरोक्रेसी का जो कैरेक्टर है उपनिवेशवादी, मेंटालिटी जो उपनिवेशवादी है वो खत्म हो गया। हम 2 ही 3 एग्जाम्पल लेंगे। आपका इंडियन पार्लियामेंट किस बेसिस पे चल रही है? कहां से प्रभावित है? जो संसदीय प्रणाली होता है वो कहां से प्रभावित है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहां के प्रावधानों से प्रभावित है? आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस कहां से प्रभावित है सर? आपराधिक कानून में कुछ तत्व आप कम्युनिटी सर्विस के ला दिए, उसका नाम बदल दिए, तो क्या पूरा स्ट्रक्चर बदल गया? ब्यूरोक्रेसी की बात हम कर रहे थे। ब्यूरोक्रेसी का क्या यहाँ तौर तरीका है? कहां से प्रभावित है? किस सिविल सर्विसेज से प्रभावित है? क्या उसकी मानसिकता बदल गई इस कानून के आने से? क्या कोर्ट सिस्टम जो चल रहा है, क्या उसके तरीके बदल जाएंगे? उसके तौर तरीके चेंज हो जाएंगे? कॉलेजियम जिस तरह यहाँ फंक्शन कर रहा है, जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्या वो बदल जाएंगे? पुलिस का काम करने का ढंग बदल जाएगा, वसूली का ढंग बदल जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? क्या कम होगा? आपने एक डेट फिक्स किया 1 जुलाई और उस दिन से डिक्लेयर कर दिया कि भारत का ये सारा कानून, भारत का कानूनी व्यवस्था है डीकोलोनाइज्ड हो गया। ये इतना संकीर्ण जो विचार है, संकीर्ण जो ये आप कहें मानसिकता है, ये कितनी खतरनाक है। अब आपसे कहा जाएगा कि जो हम अपराध या दंड आपको दे रहे हैं वो तो न्याय कर रहे हैं। आपके अधिकार की कटौती अगर हम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये तो हम नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं। ये आपको समझना होगा। ये वैचारिक जो खांचा है ना इंडियनाइजेशन का,
ये इंडियनाइजेशन का जो खांचा है, इसमें एक मुकम्मल बहस की जरूरत है। केवल ये कह देना कि हम इसका नाम बदल दिए, हिंदी में नाम कर दिए, कुछ सेलेक्टिव प्रोविजंस को चेंज कर दिए, तो अब ये हमारे कल्चर हमारे प्रैक्टिसेस का रिफ्लेक्शन है, ये सही नहीं है। ये बहुत ही संकीर्ण दायरा है जो एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी में तो फिट हो जाती है, लेकिन उसका चरित्र जो है अभी भी वही है जो उपनिवेशवादी है, कॉलोनियल है, वो साफ साफ दिख रहा है। अगर आप भारतीय इंडियनाइजेशन कर रहे थे, उसका देसीकरण कर रहे थे, तो एक बड़े बहस की जरूरत थी। इतनी जल्दबाजी क्यों? आप ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका देसीकरण हो गया, इंडियनाइजेशन हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि आपको अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, तो आप कह रहे हैं कि इसका देसीकरण हो गया, देसीकरण हो गया, देसीकरण हो गया। इसे कितने लोग नाराज हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है। साउथ वाले कैसे ले रहे हैं, इस बात का एहसास नहीं है। और एहसास है भी तो आपको केवल माइलेज लेना है, इसलिए आपने केवल नाम बदला है। आपको और अधिकार देने चाहिए थे, लोगों को अधिकार देने चाहिए थे, पुलिस के पावर को कम करना चाहिए था। आप तो उल्टा कर रहे हैं। आप पुलिस स्टेट की तरफ ले जा रहे हैं अपने देश को, जहां पे सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जिसको चाहे उसके आवाज को दबा दे, वो प्रोटेस्ट करे, धरना प्रदर्शन करे, उसको दबा दे। आपने आर्टिकल 19 को पूरी तरह से कमजोर करने का प्रयास किया। इस देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो आधार था, बेल इज रूल जेल नहीं, सॉरी, इसको फिर से मैं बताना चाहता हूं कि जो पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार होता था, वो बेल जो होता था, वो रूल होता था कि मोस्टली केसेज में हम बेल देंगे, और जेल एक्सेप्शन था। हम सही बोल रहे थे कि जेल एक्सेप्शन था। सीरियस क्राइम्स में जेल दिया जाता था। बहुत सारे डी.के. बसु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए थे, हैंडकफिंग वगैरह को किस किस केसेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आप किस तरफ ले जा रहे हैं? जेल इज रूल, बेल इज एक्सेप्शन, यही नहीं। आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक कार्डिनल प्रिंसिपल जो था, जो बर्डन स्टेट पर होता था प्रूव करने का, बहुत सारे केसेस में आप बर्डन किस पर डाल रहे हैं? अक्यूज्ड पर। मतलब न्याय ये होता ना, जब सिटीजन्स की लिबर्टी बढ़ती, उनका फ्रीडम बढ़ता, उन पे जो स्टेट का कंट्रोल है वो कम होता। लेकिन आप तो इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं और लोगों के सामने ये लॉजिक ला रहे हैं, रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इंडियनाइजेशन कर रहे हैं। तो क्या इंडियनाइजेशन का मतलब आप पुराने जमाने में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? पुराने जमाने में जिस तरह का उस समय न्याय प्रणाली हुआ करती थी, राजतांत्रिक व्यवस्था में, क्या वो न्याय थी? और न्याय की परिभाषा भी थी तो किसके नजरिए से थी? तो दोस्तों, क्या ये तीनों कानून ला देने से भारत डीकोलोनाइज्ड हो गए? इसकी मेंटालिटी डीकोलोनाइज्ड हो गई? क्या यहाँ से सारे वो तत्व मिट गए जो डीकोलोनाइजेशन में होता है? क्या यहाँ के वो सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस जो विभिन्न रिलीजियस डिस्पोजिशन सेक्ट्स में हैं, उनको इंक्लूड किया गया? या एक डोमिनेंट रिलीजियस ऑर्डर, ऑर्गेनाइज रिलीजियस ऑर्डर के कुछ एलिमेंट्स को हमने शामिल कर दिया और कह दिया कि ये इंडियनाइज हो गया? क्या इंडियनाइजेशन एक डोमिनेंट वर्चस्ववादी विचारधारा का बस रिफ्लेक्शन है? या इंडियनाइजेशन का मतलब यहाँ की डाइवर्सिटी है, डाइवर्स प्रैक्टिसेज को शामिल करना है? क्या इंडियनाइजेशन उसके मूल स्ट्रक्चर को जो कॉलोनियल है वो बनाए रखना और नाम चेंज कर देना है इंडियनाइजेशन है, डिकोलोनाइजेशन है? ये सवाल आपको पूछना होगा। और ये सारी कमियां हैं जिसकी वजह से इस बदलाव के लेजिटिमेसी पर सवाल उठ रहा है और लोग उठा रहे हैं, और उठाना इस लोकतंत्र में जरूरी भी है कि ये किनके इंटरेस्ट को, किनके विचारधारा को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बदला गया और इसमें बदलाव लाया गया। इसके तह में जाकर के समझने की जरूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है। इस नाम में, इन कानूनों के नाम में बदलाव कर देने से क्या पूरा स्ट्रक्चर जो शुरू से अभी तक चला आ रहा है वो बदल गया?
या बदल जाएगा? समय का इंतजार करिए, देखिए, एनालाइज करिए, समझिए इस चीज को। और डिकोलोनाइजेशन अगर अच्छी बात भी है तो इससे किसको फायदा होने जा रहा है? क्या हाशिए पर खड़े लोगों को? क्या सामाजिक संरचना बदल गई? अगर ये कानून लागू हुए तो किसी सामाजिक संरचना में काम करेंगी ना। क्या उस सामाजिक संरचना बदले कानून बदल देने से, ऊपर से थोप देने से उन लोगों को न्याय मिलने लगेगा क्या, जो आज तक हाशिए पर खड़े हैं इन्हीं न्याय व्यवस्थाओं की वजह से, इन्हीं कानूनों की वजह से? या ये उनको ज्यादा मजबूत करेगा जो ऑलरेडी सोसाइटी में वर्चस्व स्थापित कर रखे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपको पूछना है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और इन तीनों कानूनों के डिफरेंट प्रोविजंस पर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने रखूंगा, ताकि आप अवेयर भी हो सके, समझ भी सके, लोगों को समझा भी सके कि नए प्रोविजन में क्या है और आपके अधिकार को ये कैसे प्रभावित कर रहा है। तो इसी बात के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। सो नमस्कार, धन्यवाद।